हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए भाग प्रथम वर्ष के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र में अपना अध्याय परिस्थिति एवं भूमिका के बारे में जानेंगे। हमने अपनी कल की क्लास में परिस्थिति एवं भूमिका का अर्थ एवं परिस्थिति एवं भूमिका के आवश्यक तत्वों के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे परिस्थितियों के प्रकार के बारे में। सन 1936 में राल्फ लिंटन ने समाज में पाई जाने वाली परिस्थितियों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। तो पहले हम जानेंगे प्रदत्त परिस्थिति के बारे में। जैसा कि हमने पढ़ा था अपनी पिछली क्लास में कि परिस्थिति क्या होती है। परिस्थिति का अर्थ होता है एक व्यक्ति का समाज अथवा समूह में जो पद होता है, जिस पद से वह जाना जाता है, वो परिस्थिति कहलाता है। तो प्रदत्त परिस्थिति क्या होता है? समाज में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो व्यक्ति के गुणों पर ध्यान दिए बिना ही उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। यानी कि कुछ परिस्थितियां व्यक्ति को किसी परिवार विशेष में जन्म लेने या परंपरा या संस्कृति के कारण प्राप्त होती हैं और बच्चे को उस समय प्रदान कर दी जाती है जबकि उसके व्यक्तित्व के बारे में समाज कुछ नहीं जानता। यानी कि समाज में जब एक व्यक्ति को स्वतः ही कुछ परिस्थितियां प्राप्त हो जाती हैं तो उसे प्रदत्त परिस्थिति कहा जाता है। प्रदत्त परिस्थिति पर व्यक्ति का अपना कोई नियंत्रण नहीं होता, जैसे स्त्री या पुरुष होना, बालक या युवा होना, सुंदर या कुरूप होना, लंबा या छोटा, आयु, नातेदारी, जाति। इस प्रकार से ये परिस्थितियां प्रदत्त परिस्थितियां कहलाती हैं। या यूं कहें कि व्यक्ति की इच्छा का कोई ध्यान नहीं रखते हुए उसको जो परिस्थिति प्राप्त होती है वो प्रदत्त परिस्थितियां होती हैं। अब हम जानते हैं प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के आधार क्या हैं। किसी भी व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण अनेक आधारों पर होता है। प्रदत्त परिस्थिति निर्धारण के कुछ जो प्रमुख आधार हैं वो इस प्रकार हैं। इसमें सबसे पहली परिस्थिति का निर्धारण का आधार है लिंग भेद। शिशु का लिंग जन्म काल से ही निश्चित होता है तथा यह आजीवन स्थायी बना रहता है। लगभग सभी संस्कृतियों में स्त्री और पुरुष की परिस्थितियां और उनकी भूमिकाओं में अंतर पाया जाता है। प्राय हम देखते हैं स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की परिस्थिति ऊंची पाई जाती है। पश्चिमी संस्कृति में स्त्रियों को कमजोर, कोमल, भावुक, सहज विश्वासी, धार्मिक तथा एक विवाही माना जाता है। भारत में भी स्त्रियों की परिस्थिति पुरुषों से नीची रही है। इसी प्रकार प्रदत्त परिस्थिति निर्धारण का अगला आधार है आयु भेद। यौन भेद की भांति ही आयु भेद भी निश्चित और स्पष्ट होता है, किंतु आयु एक परिवर्तनशील तथ्य भी है। विश्व की सभी संस्कृतियों में आयु के आधार पर परिस्थिति भेद पाया जाता है। आयु का विभाजन शिशु, बालक, युवा, प्रौढ़, वृद्ध आदि स्तरों पर हो सकता है। समाज में अलग अलग आयु के लोगों को विभिन्न परिस्थितियां प्रदान की जाती हैं, तो एक विशेष परिस्थिति के लिए निश्चित आयु का होना भी आवश्यक है। प्राय बच्चों की तुलना में वृद्ध लोगों को समाज में अधिक सम्मान दिया जाता है, किंतु सदैव ही परिस्थिति निर्धारण में आयु महत्वपूर्ण नहीं होती, वरन लिंग, व्यक्ति के गुण, नातेदारी आदि भी उसके आधार में जुड़े होते हैं। प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण का अगला आधार आता है नातेदारी। व्यक्ति को नातेदारी के आधार पर भी अनेक परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। एक व्यक्ति का अपने माता पिता और रक्त संबंधियों से संबंध होता है। उनसे संबंधित होने के कारण ही वह अनेक परिस्थितियां प्राप्त करता है। नातेदारी से संबंधित परिस्थितियां प्रदत्त होती हैं क्योंकि हम हमारे माता पिता एवं भाई बहन का चयन नहीं कर सकते। जैविक एवं सांस्कृतिक दोनों तथ्यों का नातेदारी मिश्रित रूप है। समाज में हमें कई पद माता पिता के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। राजा का पुत्र राजपद ग्रहण करता है। हम अपने माता पिता का वर्ग, धर्म, कभी कभी व्यवसाय भी ग्रहण करते हैं। भारत में जाति का आधार जन्म ही है। तो इस प्रकार नातेदारी भी प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण का प्रमुख आधार होती है। प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण का अगला आधार है जन्म। व्यक्ति का जन्म किस प्रकार के परिवार में हुआ है, किस जाति में हुआ है, किस प्रजातियों में हुआ है, इस आधार पर भी परिस्थिति का निर्धारण होता है। शाही घराने एवं उच्च जाति में जन्म लेने वाले व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति जो होती है वो निम्न परिवारों एवं अस्पृश्य जातियों के लोगों की तुलना में उच्च मानी जाती है। परिस्थिति के निर्धारण का अगला आधार है शारीरिक विशेषताएं। कई परिस्थितियां व्यक्ति को उसकी शारीरिक विशेषताओं के आधार पर भी प्रदान की जाती हैं। काले एवं कुरूप की तुलना में सुंदर, निर्बल की तुलना में शक्तिशाली, इसी प्रकार विकलांग की तुलना में
स्वस्थ व्यक्ति एवं सक्षम व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति उच्च मानी जाती है। प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण का अगला आधार है जाति एवं प्रजाति। भारत में जाति व्यक्ति की परिस्थिति निर्धारण का प्रमुख आधार माना गया है। ऊंची जातियों में जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में जन्म लेने वाले की परिस्थिति शूद्र एवं अछूत व्यक्तियों की तुलना में उच्च मानी जाती है। तो इस प्रकार ये आधार लिंग, आयु, जन्म, जाति, नातेदारी आदि सभी प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के प्रमुख आधार हैं। अब हम जानेंगे अर्जित परिस्थिति के बारे में। जैसा कि हमने पढ़ा था प्रदत्त परिस्थिति के बारे में कि प्रदत्त परिस्थिति ऐसी होती है जो व्यक्ति के गुणों पर ध्यान दिए बिना ही उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। इसी के विपरीत दूसरे प्रकार की परिस्थितियां अर्जित परिस्थितियां होती हैं, जहां समाज में व्यक्ति अपने गुणों, योग्यता, क्षमता के आधार पर ग्रहण करता है। यानी कि जब एक व्यक्ति अपनी योग्यता, गुण के आधार पर कुछ परिस्थितियां प्राप्त करता है तो उन्हें अर्जित परिस्थितियां कहा जाता है। जैसे एक व्यक्ति शिक्षा, व्यवसाय, संपत्ति संचय, विवाह आदि के आधार पर अपनी योग्यता के आधार पर कुछ परिस्थितियां प्राप्त करता है, जैसे डॉक्टर, वकील, शिक्षक आदि, तो ये अर्जित परिस्थितियां कहलाएंगी। अब हम जानते हैं अर्जित परिस्थितियों के निर्धारण के आधार क्या हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहला आधार माना जाता है संपत्ति। व्यक्ति के पद का निर्धारण करने में संपत्ति एक महत्वपूर्ण कारक है। संपत्ति पर अधिकार होने या न होने के आधार पर ही व्यक्ति की ऊंची और निम्न परिस्थिति होती है। जैसे गरीब की तुलना में पूंजीपति की सामाजिक परिस्थिति ऊंची होती है। तो यह संपत्ति व्यक्ति अपनी योग्यता और गुणों के आधार पर प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार अगला आधार है व्यवसाय। व्यवसाय भी व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण है और वह भी व्यक्ति अपने गुण और योग्यता के आधार पर प्राप्त कर सकता है। जैसे आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर आदि का पद अगर वो प्राप्त करता है तो चपरासी, मिल मजदूर, कृषक आदि की तुलना में उसे उच्च माना जाएगा। इसी प्रकार अर्जित परिस्थिति का अगला आधार है शिक्षा। अशिक्षित की तुलना में शिक्षित का तथा कम पढ़े लिखे की तुलना में बीए, एमए तथा डिप्लोमा और प्रशिक्षण प्राप्त किए व्यक्ति की परिस्थिति ऊंची होती है। अर्जित परिस्थिति का अगला आधार है राजनीतिक सत्ता। यानी कि राजनीतिक सत्ता के आधार पर ही एक शासक एवं शासित में भेद किया जा सकता है। जैसे कि साधारण जनता की अपेक्षा सत्ता एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त व्यक्ति की परिस्थिति ऊंची होती है। इसी प्रकार इसका अगला आधार है विवाह। विवाह भी व्यक्ति को कई परिस्थितियां प्रदान करता है। विवाह करने पर पति पत्नी, माता पिता, अन्य परिस्थितियां जैसे जीजा, जवाई, बहू, भाभी आदि प्राप्त होती हैं। अर्जित परिस्थितियों का अगला आधार है उपलब्धियां। व्यक्ति द्वारा परिश्रम करके प्राप्त विभिन्न उपलब्धियां भी उसकी सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण होती हैं। ये उपलब्धियां धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक, खेलकूद आदि क्षेत्रों में हो सकती हैं। यानी कि व्यक्ति अपने गुण और योग्यताओं के आधार पर धार्मिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में या शैक्षणिक क्षेत्र में या आर्थिक क्षेत्र में भी कई उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है, जिसके आधार पर वह उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है और समाज में उच्च स्तर पर आ सकता है, जिससे उसकी परिस्थिति महत्वपूर्ण हो सकती है। तो इस प्रकार प्रदत्त और अर्जित प्रकार की परिस्थितियों के बारे में हमने जाना तथा प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियों के निर्धारण के क्या आधार हैं, जिनके आधार पर एक व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण होता है, इसके बारे में आज हमने जाना।